Hi friends, this is Pragyanand Pathak and welcome to all of you on my YouTube platform PNP One Day Exam Target। दोस्तों, हम लोग साइकोलॉजी में जीन पियाजे के बेसिक प्रिंसिपल्स, जीन पियाजे के कुछ कॉन्सेप्ट और जीन पियाजे के स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में एक स्टेज को हमने इलेबोरेट कर दिया था। आइए, जो बचे हुए 3 स्टेज है, यानी पियाजे का मैंने बताया था कि 4 स्टेज है, उसमें से बचे हुए 3 स्टेज को आज हम करते हैं। दूसरे नंबर का जो स्टेज है जीन पियाजे का, उसका नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज। दोस्तों, प्री ऑपरेशनल स्टेज को हिंदी में प्राक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राक संक्रियात्मक अवस्था। थोड़ा समझते हैं कि इसका नाम क्यों प्री ऑपरेशनल स्टेज है, क्योंकि इसके नाम में ही इसके सभी काम, इसके फंक्शन छुपे हुए हैं। प्री का मतलब दोस्तों आप लोग जानते हैं पूर्व होता है, इतना तो पता ही है सबको। और ऑपरेशन वर्ड पियाजे ने लॉजिक से रिलेटेड लगाया था। किससे लगाया था? लॉजिक से, तर्क से। यानी बच्चा इस अवस्था में, और प्री ऑपरेशनल स्टेज की अवस्था क्या होती है आप लोग जानते हैं, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होती है। यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में, यानी पूर्व से तर्क, यानी तर्क से पूर्व की अवस्था है ये दोस्तों। इस अवस्था में बच्चा तर्क नहीं कर पाता है या तर्क गलत करता है। वो किसी भी चीजों को, उसके काज और इफेक्ट को, कारण और प्रभाव को जोड़ने की कोशिश तो करता है, पर जोड़ नहीं पाता है। और कारण और प्रभाव को जोड़ना न जोड़ पाना ही तर्क से पूर्व की अवस्था है। क्योंकि जब आप उसके बारे में सही जानकारी नहीं रखेंगे, तर्क नहीं रखेंगे, तब कारण और प्रभाव को कैसे एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज का मतलब ही होता है तर्क से पूर्व की अवस्था। यानी इसमें बच्चा जो तर्क रखता है, उस तर्क का नाम है इलॉजिकल रीजनिंग। इसकी जो है इलॉजिकल, अतार्किक जो चिंतन होती है, इसकी होती है। ये तर्क सही नहीं दे पाता है। ये तर्क सही नहीं दे पाता है। जब बच्चा तर्क नहीं सही दे पाता है, इसका मतलब होता है, इसको इलॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, इसको ट्रांसडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। इलॉजिकल रीजनिंग और तार्किक चिंतन। तो इसमें ऐसा क्या है, जैसे बच्चे से पूछोगे आप बारिश क्यों हो रही है, तो बोलेगा धूप नहीं इसलिए बारिश हो रही है। धूप क्यों नहीं है आप पूछोगे, तो बोलेगा धूप इसलिए नहीं है क्योंकि बादल आ गया है। अब बादल आने से धूप नहीं है, ये बात सही है, पर उसका रीजन क्या है, उसमें काज और इफेक्ट क्या है, उसको वो रिलेट नहीं कर पाता है। इसलिए वो इलॉजिकल और तार्किक तरह से बातें करता है। इसमें चूंकि इलॉजिकल होता है रीजनिंग इसकी, तो वो सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, जो मैं सोचता हूँ वही सही है। इस अवस्था को ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईगोसेंट्रिज्म, आत्म केंद्रित वाली अवस्था है। आत्म यानी आपसे पूछ सकता है कि जीन पियाजे के किस अवस्था में ईगोसेंट्रिज्म होता है या इलॉजिकल रीजनिंग होती है, अतार्किक चिंतन होता है, तो आप बता पाएंगे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में, यानी 2 से 7 वाली अवस्था में होती है। अब जैसे जो भी चीज वो बोलता है ना, वो सोचता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, या वह अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही हर चीज को देखता है और
वह विश्वास करता है कि नहीं यही ही सही है, दूसरा कुछ सही नहीं है, तो इसलिए वो ईगोसेंट्रिज्म फॉलो करता है। जैसे अब चूंकि उसकी जो सोचने की क्षमता है वो कम है, तो किसी भी चीज को आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो देखेगा नहीं, उस बारे में उतनी चिंतन तो कर नहीं पाएगा। एक अवस्था को देख के वो जिस तरह से रिएक्ट करेगा वही सही अवस्था है, उसके दिमाग में हमेशा इस अवस्था में बनी रहेगी बात। अब एक और चीज बहुत अच्छी होती है इसमें, इस बच्चे के अंदर एनिमिज्म पाया जाता है। क्या पाया है? एनिमिज्म। एनिमिज्म का अर्थ होता है दोस्तों सजीवता। वह हर चीज को जीवित समझता है। क्या समझता है? हर चीज को जीवित समझता है। हर चीज को जीवित समझने का क्या अर्थ है दोस्तों? हर चीज को जीवित समझने का मतलब है जो चीजें निर्जीव होती हैं उनको में भी जीव है, ये बात उसको महसूस होती है। इसलिए वो आपने देखा होगा जो 2 से 7 साल के बच्चे तो गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलते हैं, 7 साल की अवस्था तक आते आते ये एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे रिमूव होने लगता है, लेकिन 2 से 7 पूरा एक उसमें माना गया है। तो सजीवता जो है इसके अंदर रहती है। जैसे गुड्डी गुड़ियों के साथ वो खेलता है, उनको खाना खिलाता है, उससे बातें करता है, उसको लगता है कि जैसे मैं रिएक्ट करूंगा वैसे ये भी रिएक्ट करेगा, जिस तरह से मैं हूँ उस तरह से ये है। या आपने देखा होगा बच्चों को चोट लग जाती है तो उनको वो रोने लगते हैं, जैसे वो टेबल से गिर गया, अब कहेगा मुझे टेबल ने मारा है, तो जब तक आप टेबल को मारेंगे नहीं वो चुप नहीं होगा, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे चोट लगी है तो टेबल को मारने से टेबल को भी चोट लगेगी। समझ में आई बात? इसलिए वह हर चीजों में जीवन को देखता है। इस अवस्था को एनिमिज्म बोलते हैं। ठीक है, यानी आपसे पूछेगा सजीवता या एनिमिज्म की अवस्था कौन सी होती है, तो आप बताएंगे प्री ऑपरेशन स्टेज होता है। या पूछ सकता है वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे सभी चीजों में जीव का होना देखते हैं, वो कौन सी अवस्था है? प्री ऑपरेशन प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। दोस्तों इसमें एक और अच्छी या कह सकते हैं एक और इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ये इरिवर्सिबल स्टेज होती है। कैसी स्टेज है? इरिवर्सिबल, यानी पलटवारी नहीं होती है। अब पलटवारी क्या है वो थोड़ा देख लीजिए। अब हिंदी में पलटवारी ही इस्तेमाल करता है शब्द, पर आप इंग्लिश में रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी यदि जानते होंगे तो आप इस चीज को आसानी समझ पाए होंगे। जैसे पियाजे ने अपने ही बच्चे पे घर के प्रयोग किया था। यहाँ था उसका घर और यहाँ था उसका स्कूल। ठीक, बच्चा रोज किसी दूसरे माध्यम से जैसे गाड़ी उड़ी से जाता था क्योंकि छोटा था। जीव पियाजे ने एक दिन क्या किया, बच्चे को लेट हो गया तो वो खुद छोड़ दिए उसको। क्या किया, बच्चे को खुद छोड़ दिए। कहाँ पे? स्कूल पे। बच्चे के साथ पैदल पैदल गए और बच्चे को वो स्कूल छोड़ के चले आए। कौन? जीन पियाजे साहब बच्चे को घर से स्कूल छोड़ आए। उन्होंने बच्चे से कहा देखो मैं तुम्हें तो घर से स्कूल ले आया, अब तुम स्कूल से घर चले जाना, मुझे समय नहीं है, छुट्टी के टाइम में नहीं आ पाऊंगा, जैसा कि पेरेंट्स जाते हैं बच्चों को लेने। उन्होंने क्या कहा कि मैंने तुम्हें घर से स्कूल छोड़ दिया है, तुम स्कूल से घर चले जाना। बच्चा क्या बोलता है, ध्यान सुनिएगा, बच्चा क्या बोलता है, मैंने घर से स्कूल आने का तो रास्ता देख लिया है पर स्कूल से घर जाने का रास्ता नहीं देखा है। मैंने स्कूल से तो घर जाने का रास्ता नहीं देखा है, आप तो मुझे घर से स्कूल ले आए हैं ना, तो मैं घर से स्कूल आने का रास्ता देख लिया हूँ पर स्कूल से घर नहीं जा पाऊंगा। मतलब जिस चीज को हम करते हैं उसका ठीक यदि उल्टा करना हो
तो न कर पाने की स्थिति इरिवर्सिबिलिटी कहलाती है। न कर पाने की स्थिति क्या कहलाती है? इरिवर्सिबिलिटी कहलाती है। अब उसको ये बात नहीं पता है कि जिस रास्ते से हम घर से स्कूल गए हैं वही रास्ता हमें स्कूल से घर ले जाएगा, यानी प्रोसेस को उल्टा नहीं कर पाता, वो यूनि डायरेक्शन होता है, एक ही दिशा में वो कार्य कर पाता है, एक ही दिशा में वो सोच पाता है। इसे बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी की अवस्था। यानी वो 3 × 3 9 तो समझ पाता है, पर यदि मैं बोल दूं 9 ÷ 3 होगा तो वो इस बात को नहीं समझ पाएगा, या जब इस बात को समझ पाता है तो इस बात को नहीं समझ पाएगा। उल्टा होने वाली स्थिति को वो नहीं समझ पाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये थी इरिवर्सिबिलिटी की प्रक्रिया। अगली उसके अंदर क्वालिटी पाई जाती है सेंट्रेशन की। सेंट्रेशन मतलब केंद्रीकरण की। इसको लैक ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं, लैक ऑफ कंजर्वेशन। इसको लैक ऑफ कंजर्वेशन इसलिए बोलते हैं माने संरक्षण की कमी। आपसे पूछ सकता है कि किस अवस्था में संरक्षण की कमी यानी लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है, या केंद्रीकरण की कौन सी अवस्था होती है, तो आप बताएंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। अब ये केंद्रीकरण क्या है, सेंट्रेशन क्या है, आइए उसको देखते हैं। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं सेंट्रेशन क्या है। दोस्तों, बच्चा एक समय पर एक ही चीज को, एक ही अवधारणा को वो समझ पाता है, इसी को बोलते हैं सेंट्रेशन। एक समय पर एक ही चीज के बारे में सोच पाना। एक ही चीज नहीं, एक ही अवधारणा के बारे में, चीज थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, एक ही अवधारणा के बारे में सोच पाना। ठीक है दोस्तों, अब ये एक ही समय पर एक ही अवधारणा के बारे में सोच पाना क्या है, आइए आप लोगों ने इसको पढ़ा जरूर होगा। ये एक कंटेनर है, एक बर्तन है जिसमें पुनः पानी भरा हुआ है। ये एक कंटेनर है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक, ये कंटेनर है, इस पानी को इस कंटेनर में डाल दिया गया और ये भी कंटेनर पूरा भर गया। इस कंटेनर को भी पानी से पूरा भर दिया गया। किस पानी से भर दिया गया? इसी वाले पानी से भर दिया गया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जितना इसका आयतन है उतना ही इसका भी आयतन है। जितना पानी इसके अंदर आता है उतना पानी इसके भी अंदर आता है। आपने तो ये समझा ना कि इस कंटेनर के बर्तन के पानी को यदि इसमें भर दिया गया, इसका मतलब जितना इसमें पानी है उतना इसमें भी पानी है। ये बातें आप समझ पा रहे हैं। पर बच्चा क्या कहता है, मैं बच्चे को दोनों स्थितियों को दिखा देता हूँ। मैं कहता हूँ आप बताओ इसमें से कौन सा बर्तन आप लोगे, तो कहेगा मैं ये वाला बर्तन लूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें पानी ज्यादा है। मैं कहूँगा अरे इसी बर्तन का तो पानी इसमें मैंने भरा है, कहाँ से पानी ज्यादा है? तो कहेगा नहीं, इस बर्तन में पानी ज्यादा है क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है। जबकि बच्चा ये नहीं समझ पाया कि इसकी हाइट तो कम है पर इसकी चौड़ाई ज्यादा है और इसकी चौड़ाई कम है, इसीलिए जितना पानी इसमें है उतना ही पानी इसमें है। मतलब बच्चा पूरे आयतन की अवधारणा को नहीं समझ पाता है, वो इस समय केवल हाइट के ही बारे में सोच पाता है। शायद वो चौड़ाई के बारे में सोच पाता, चौड़ाई के बारे में, तो कहता इसकी चौड़ाई कम है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है, इसमें पानी ज्यादा है, मैं ये लूंगा।
एक समय पर एक ही अवधारणा को समझ पाता है। इस समय केवल हाइट के बारे में सोच पा रहा है, इस बर्तन की हाइट ज्यादा है तो इसमें हम पानी ज्यादा होगा, मैं इसी बर्तन को लूंगा। इसी को लैक ऑफ कंजर्वेशन या संरक्षण के नियम का अभाव कहते हैं। इसी को एक समय पर एक ही चीज सोचना मतलब केंद्रीकरण बोलते हैं, सेंट्रेशन बोलते हैं। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की कॉन्सेप्ट थी। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण अवधारणाएं, ये 4-5 पॉइंट आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज में पूछी गई हैं और हर बार पूछी भी जाती हैं। इसको लिख लीजिए, मैं इसको लिख कर रहा हूँ। अब फिर से एक बार मैं बता दूं, हमने पढ़ा क्या। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल की अवस्था होती है। इसमें बच्चा अतार्किक चिंतन करता है। मतलब यदि पूछ दिया जाए बारिश क्यों हो रहा है तो कहेगा धूप नहीं है। वो ये नहीं बता पाता कि बारिश इसलिए नहीं हो रही क्योंकि बादल आ गए हैं। वो कहेगा धूप नहीं है, धूप थी चला गया इसलिए बारिश हो गई है। यानी कारण और प्रभाव को जोड़ नहीं पाता है, वो अतार्किक चिंतन करता है। अतार्किक चिंतन का ये प्रभाव होता है, बच्चा हर चीजों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखता है, वह दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख पाता है, जिसे ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। उसको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं वही सही है। इस अवस्था में बच्चे में एनिमिज्म पाया जाता है, मतलब हर चीजों को सजीव अवस्था में देखता है। वो गुड्डू गुड़ियों से बात करना, उनको खाना खिलाना, ये सारी चीजें क्या दर्शाती हैं कि वो समझता है कि गुड्डे गुड़ियों में जो उसके खिलौने हैं उसमें भी जीवन है। ये अवस्था सजीवता कहलाती है। इसमें बच्चा सेंट्रेशन यानी एक जगह ही केंद्रित कर पाता है, एक समय पर एक ही बात सोच पाता है। जैसे लंबे बीकर में पानी ज्यादा है ये समझ पाता है, ये नहीं देख पाता कि एक और बीकर जिसका चौड़ाई ज्यादा है उसमें समान पानी आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम मतलब इसी में एक्चुअली इसके 2 स्टेज कैटेगराइज किए गए हैं, वो अभी तक पूछा नहीं है पर आप जानिए। इसमें 2 स्टेजेस बना दिए गए हैं। एक स्टेज इसका नाम है प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज पूर्व अवधारणा की अवस्था। यह अवस्था 2 से 4 साल तक होती है। पूर्ण अवधारणा की अवस्था 2 से 4 साल तक की होती है। और एक होती है इंस्टीट्यूटिव स्टेज। इंट्यूटिव स्टेज आपका 4 साल से 7 साल तक होती है। इसको अंतर्दर्शी अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्दर्शी अवस्था। तो प्री ऑपरेशनल 2 तरह के होते हैं, एक प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज यानी पूर्वाधारणा की अवस्था और एक अंतर्दर्शी अवस्था इंट्यूटिव स्टेज। 2 से 4 साल और 4 से 7 साल। आपसे अभी तक पूछा नहीं है ये सीटेट नहीं टेट में, हो सकता है कभी पूछ ले, तो आप बस इतना जानिए कि ये 2 तरह के होते हैं। जहां से क्वेश्चन आए हैं मैंने उसको प्राइमरली आपको कवर किया है। आइए अब तीसरी अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को देखते हैं। दोस्तों अगली स्टेज हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का मतलब होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑपरेशन का अर्थ होता है तर्क से और कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त, मतलब जो चीज़ें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन चीज़ों को जिनमें कुछ आयतन हो, भार हो। जैसे ये मूर्त चीज़ है, आप यदि मैं किसी बच्चे से कहूँगा कि ये बोर्ड है तो ये
बोर्ड होता है व्हाइट कलर का है, इसको ये देख के समझ पाएगा बच्चा, पर बोर्ड उसके सामने नहीं है और वह कह दूं कि बोर्ड है, तो अपने दिमाग में बोर्ड की वो अवधारणा नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि उस समय उस बोर्ड यानी वो मूर्त रूप में तो है नहीं बोर्ड, तो उसको वो समझ नहीं पाता है। मैं यदि कह दूं देखो पंखा ऐसा होता है, तो पंखा वैसा होता है, देख के बच्चा समझ पाएगा कि हाँ ये पंखा है। पर यदि मैं कह दूं कि पंखा कैसा होता है बताना और पंखा सामने ना हो, तो बच्चा को वो अमूर्त चिंतन करना पड़ता है, मतलब वो सामने चीजें हो तभी मूर्त रूप में होती हैं। जब कोई चीज मूर्त रूप में हो और उसका कारण प्रभाव जोड़ना हो, उसके बारे में तर्क बताना हो, उस अवस्था को कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। इस अवस्था में बच्चा की उम्र क्या होता है, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया 7 से 12 वर्ष, कोई 7 से 11 वर्ष भी मानता है। ठीक है दोस्तों, अब जितनी भी अवधारणाएं आपने प्री ऑपरेशनल स्टेज में पढ़ी हैं, वही अवधारणाएं टूटती हैं इस अवस्था में। जैसे एनिमिज्म खत्म हो जाता है, एनिमिज्म इनडेड, सजीवता की कल्पना समाप्त हो जाती है। ठीक, कल्पना ही सजीवता की अवधारणा समाप्त हो जाती है। इसी तरह बच्चा मूर्त चिंतन करने लगता है। मैंने बताया था प्री ऑपरेशनल स्टेज में कि बच्चा रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस के अंतर्गत नहीं रहता, मतलब वो इरिवर्सिबल नहीं हो पाता, रिवर्सिबल प्रोसेस में रहता, लौट नहीं आ पाता, जिस रास्ते से गया उस रास्ते पे लौट नहीं आ पाता, इसको इरिवर्सिबिलिटी बोलती हैं। पर इरिवर्सिबिलिटी अब समाप्त हो जाती है, मतलब रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। इस अवस्था में पलटवारी सिस्टम का पलटवारी कर पाता है, मतलब होम से स्कूल गया तो ऐसा नहीं स्कूल से होम ना आ पाए, वो जानता है कि जिस रास्ते से घर से विद्यालय जा रहा हूँ वही रास्ता विद्यालय से घर को लाएगा, इसी को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। सेंट्रेशन समाप्त हो जाता है, सेंट्रेशन को समाप्त होना ही डिसेंट्रेशन कहते हैं, डिसेंट्रेशन, और डिसेंट्रेशन को विकेंद्रीकृत कहते हैं। बच्चा जो केवल एक आयाम के बारे में सोच पा रहा था, वह बच्चा एक से ज्यादा आयामों के बारे में सोच पाएगा। यदि वो 2 बीकर में पानी रखा हुआ है, वो समझा पाएगा खुद बच्चा कि देखो भाई इस बीकर में जितना पानी था उतना ही इस बीकर में पानी है। क्यों? क्योंकि यही पानी मैंने अलग से तो भरा नहीं, ये भर गया और ये दोनों भर गया, इसका मतलब दोनों डब्बे के अंदर पानी बराबर है, भले ही वो ना बता पाए कि आयतन बराबर है, क्योंकि आयतन की अवधारणा उसकी विकसित नहीं है, पर इनडायरेक्टली वो आयतन ही बता रहा है, कह रहा है इस बीकर में जितना पानी है उतना ही इस बीकर में पानी है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर पानी के हैं। यानी ये एक से ज्यादा चीजों के बारे में अब सोच पाता है, इसी को डिसेंट्रेशन कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पिछले सालों में यहाँ से कैसे आए हैं उसको देखते हैं। 7 से 12 वर्ष की अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, ये पूछा हुआ है कई बार। बच्चा किस अवस्था में मूर्त चिंतन करना प्रारंभ करता है, तो कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशन या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चे के अंदर कब डिसेंट्रलाइजेशन या सेंट्रलाइजेशन समाप्त होने लगता है, मतलब केंद्रीकरण समाप्त होने लगता है, विकेंद्रीकरण हो जाता है उसका मूर्त और संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चा कब रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस में आ जाता है, मतलब इरिवर्सिबिलिटी प्रोसेस खो देता है, मतलब पलटवारी कर पाता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चे के अंदर सजीवता की अवधारणा कब समाप्त होने लगती है, एनिमिज्म कब समाप्त हो जाता है? दोस्तों कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में बच्चे के अंदर एनिमिज्म खत्म हो जाता है, मतलब वो ये समझ पाता है कि खिलौना है, इसमें कोई जीव नहीं है, इसको खाना मत खिलाओ। आप समझ पा रहे हैं 7 से 12 साल की अवस्था में बच्चा काफी अच्छा हो जाता है। अब कुछ और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे
बच्चा काज और इफेक्ट को रिलेट कर पाता है। रिलेट टू काज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव को वो जोड़ पाता है। कारण और प्रभाव को समझा पाता है। कोई चीज क्यों हो रही है और उसका प्रभाव क्या है, ये बातें वो समझ पाता है। अब वो बता पाएगा कि बादलों के आ जाने से वर्षा हो रही है और ये बादल के कारण ही धूप नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये किसी भी चीज को पंक्तियों में जोड़ पाता है। मतलब सेरिएशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। सेरिएशन का मतलब घटते या बढ़ते क्रम में लगा देना। घटते या बढ़ते क्रम में लगा देना। यदि कई आकार के डिब्बे हों और उनको बच्चा ये सीरियल वाइज लगा दे तो ये छोटी बात नहीं होती है। उसके अंदर ये समझ बढ़ चुकी है, ये छोटा है ये बड़ा है। मतलब कई तरह के डिब्बे हों और डिब्बे को वो एक सीरियल में लगा दे, एक सही क्रम में बैठा दे, तो इसका मतलब यही होता है वह इस अवधारणा को समझ पाया है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यदि वो बच्चा ये कई तरह से बिखरी हुई थी डब्बे, कोई इधर था कोई इधर था, और इनको सीरियल वाइज लगा दिया यानी बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया या इसी को घटते हुए क्रम में लगा दे, तो आप समझ जाना वो सेरिएशन के प्रोसेस में आ गया। मतलब किसी भी सामान को घटता या बढ़ता क्रम में कैसे रखते हैं वो समझ पाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है कि कब बच्चा घटते या बढ़ते क्रम में चीजों को लगा पाता है। ठीक, मैंने बोला कारण और प्रभाव को समझ पाता है, उसी तरह वह निष्कर्ष निकाल पाता है। निष्कर्ष निकालना जान जाता है। जैसे मैं बच्चे से पूछूं A B से बड़ा है और B C से बड़ा है, A B से बड़ा है और B C से बड़ा है, मैं कहूं बताओ बेटा A C से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तो डायरेक्टली तो नहीं बता पाता, लेकिन वो कुछ इस तरह से करेगा। A B से बड़ा है और जब B C से बड़ा है तो B को यही लिख देगा C से, तो कहेगा अरे तब तो A भी B C से बड़ा हो गया। मतलब इस तरह के क्वेश्चन को निष्कर्ष निकालना इस अवस्था में वो जान जाता है। डायरेक्ट यदि नहीं बताएगा तो उसको सीरियल लाइन में घटते या बढ़ते क्रम में पहले अरेंज कर लेगा, फिर वो बताएगा, निष्कर्ष निकालेगा कि A भी C से बड़ा है। तो यानी वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में घटते या बढ़ते क्रम में लगा देता है, कारण प्रभाव को जोड़ पाता है और निष्कर्ष निकालना सीख जाता है। दोस्तों ये थी हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक स्थान। इसको जिन पियाजे ने सब स्टेजेस में नहीं बांटे गए हैं, केवल प्री ऑपरेशनल स्टेज और सेंसरी मोटर स्टेज को ही उन्होंने सब स्टेजेस में बांटे गए हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल और फार्मा ऑपरेशनल स्टेज को इन्होंने अलग अलग नहीं बांटा है। आइए अब फार्मल ऑपरेशन के बारे में देखते हैं। दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये अंतिम अवस्था है। आप किसी बुक में 11 से 15, 12 से 15 या 12 से 18 या 11 से 18 दिख सकता है। दोस्तों हम 12 से 18 वर्ष जो कि आपने एडोलेसेंस की एज पढ़ी होगी वहां तक इसको लेते हैं। दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में देखिए पहली अवस्था में मूर्त चिंतन हो रहा था। मतलब यदि कोई सामान दिखा दिया जाए तो उसको बच्चा समझ पाता था, यानी किसी चीज को समझाने के लिए, किसी चीज का कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए
यह कॉन्सेप्ट बताने के लिए हमें उसके चेहरे को, उसके फोटो को दिखाना पड़ता है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, यदि ये समझाना हो तो मैं व्हाइट बोर्ड को दिखाऊंगा, पर आप मुझे या 22 से 18 साल के बच्चे को मैं बोलूं व्हाइट बोर्ड कैसा होता है, तो बिना देखे वो बता देगा कि व्हाइट बोर्ड कैसा होता है, फैन कैसे होते हैं, बाइक कैसे होते हैं, या किसी भी चीज़ के बारे में बिना देखे हुए उसके दिमाग में उसकी अवधारणा बन जाती है। इस चीज को अमूर्त चिंतन कहते हैं। क्या कहते हैं? अमूर्त चिंतन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, किस अवस्था में बच्चे के अंदर अमूर्त चिंतन की अवधारणा विकसित हो जाती है? तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ही है। आइए कुछ आगे देखते हैं। इसमें कल्पनाशीलता का अमूर्त चिंतन तभी हो जाएगी जब कल्पनाशीलता का विकास होगा। बच्चा इसमें 3D शेप के लिए भी आराम सोच पाता है। 3D शेप यानी वह ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट किसी चीज की, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारी चीजें दी हो, 3D शेप के बारे में समझ पाता है। इसमें बच्चे के अंदर भावनात्मक उथल पुथल बहुत रहती है। तो ये हमारा था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इससे ज्यादा इसमें हमें नहीं पढ़ना है दोस्तों। आपने देखा कि कैसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और उसके अन्य चीजों को समझ करके देख पाते हैं। आज इतना ही रखते हैं। कल की कक्षा में जिन पियाजे साहब से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन चीज़ों को हम देख लेंगे, और जिन पियाजे जी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यानी हमारे शिक्षा जगत में उपयोग क्या है, उनकी अवधारणाओं का कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, इनको भी सीखेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। हमने जिन पियाजे की सभी अवस्थाओं को देखा। आज की कक्षा थोड़ी लंबी हो गई है, आप धैर्य बना के देख लीजिएगा। और कल तो हम इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में कहाँ से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। आज इतना ही रखते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।